हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट 2026 स्टार्ट हो चुका है और एग्जाम आने वाले हैं जून का भी और दिसंबर का भी। लेकिन ज़रूरी है जानना कि यहाँ पर जो लास्ट एग्जाम हुआ है यानी 31 दिसंबर, या हम बात करें दिसंबर 2025 का, किस तरीके क्वेश्चन आए हैं। ये एग्जाम कंडक्ट किया गया था जनवरी 2026 में। तो ये रीसेंट पेपर है जिसको आप लोग देख रहे हैं। 31 दिसंबर 2025 का ये पेपर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। हमारी साइट पर आपको ये पूरी चीज़ें मिलने वाली है, एप्लीकेशन पर मिलने वाली है। तो चलिए बिल्कुल देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं यूजीसी नेट 2026 या 27 की तैयारी के लिए क्वेश्चन पेपर 1, क्योंकि ये आने वाले सभी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इजी नोट्स फॉर ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। किसी संदेश का मानसिक या मनोवैज्ञानिक रूप से इस प्रकार पुनर्भाषित करना कि उसका अर्थ किसी व्यक्ति की मान्यताओं और दृष्टिकोणों के अनुरूप हो, क्या कहलाता है? The mentor or psychological recasting of a message so that its meaning is in line with a person belief and attitude is option A selective perception, option B assertion, C lobbying या D रिफ्लेक्शन। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? यहाँ पर हम अभी आपको क्वेश्चन पेपर बता रहे हैं, इस वजह से हम आपको साथ साथ आंसर बताते चलेंगे। जब हम रिवीजन करेंगे या टेस्ट लेंगे उस समय आपने आंसर बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए सेलेक्टिव परसेप्शन। किसी संदेश का मानसिक या मनोवैज्ञानिक रूप से पुनर्भाषित करना, अर्थात किसी व्यक्ति यानी किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात करी जा रही है, किसी व्यक्ति की मान्यताओं यानी किसी पर्टिकुलर की बात कर रही है, तो वहां पर क्या होगा? चयनात्मक बोध होगा। चयनात्मक धारणा वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति मानसिक रूप से सूचनाओं को छानकर उनकी व्याख्या इस प्रकार से करते हैं कि वो उनकी मौजूदा मान्यता, दृष्टिकोण और मूल्यों के अनुरूप हो। जिसका मतलब है कि लोग उन सूचनाओं पर ध्यान देते हैं जो उनके दृष्टिकोण का समर्थन करती है, यानी हमें जो चीज चाहिए, जिस चीज को हमें, हमारा जो ओपिनियन होना चाहिए, उसी से ही मिलती जुलती सूचनाओं को हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और अदर कोई चीज होगी तो हम उसको नजरअंदाज कर देंगे या गलत तरीके से। तो ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती है? हमारे चयन पे। तो क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए सेलेक्टिव परसेप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे आपका, निम्नलिखित पी मानों का, पी मान कौन से दिए गए हैं यहाँ से लेके ई। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, एक क्वेश्चन में आपको 7 से 8 ऑप्शन दिखने को मिल रहे हैं, तो 5 ऑप्शन देखिए यहाँ पर है और 4 ऑप्शन यहाँ पे है। टोटल मिला के कितने ऑप्शन है यहाँ पे? 9 ऑप्शन दिख रहे। तो यहाँ पर कहा गया है निम्नतर स्तर से स्टार्ट करते हुए उच्चतर स्तर तक आपको इसको लगाना है। 0.0001। अब आपको बस ये ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में जब हम स्टार्ट करते हैं तो जीरो के पहले वाली वैल्यू को पहले लिखते हैं और उसके बाद जैसे ही 0 पॉइंट समथिंग जो हमारा लोएस्ट लेवल पर आता जाता है हम उसको बढ़ाते जाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे अभी हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे यहाँ पर पी मान लिखे हुए हैं जो सेम टू सेम यहाँ है। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 0 से जो इधर की तरफ गई है, 1 भी है, 000 है, ये सबसे छोटी संख्या है। इससे यहाँ पर देखिए 2 डिजिट ही रह गया, 0 1, फिर हो गया 0.05, और उन सबसे बड़ी जो संख्या है वो 0.5 है, क्योंकि ये किस में आ जाएगी? प्लस की तरफ जा रही है, और ये किसकी तरफ जा रही है? माइनस की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर जो सही अंतर क्या होगा? ई सी बी डी ए। सबसे यहाँ पर अगर बात करें, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर शून्य से यानी जो पॉइंट है वहां से आपको कैलकुलेट करते हुए चलना है। जो इजी प्रोसेस है वो आप इस तरीके से ले सकते हैं, बाकी अगर आप थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे तो और चीजें समझ में आएंगी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये है आपका क्लासिकल स्क्वायर फॉर पोजीशन का क्वेश्चन। ऑल एम आर पी, सम एम आर एस और सम एस आर पी। आपको मैंने एग्जाम से पहले जिन्होंने भी लास्ट एग्जाम दिया है उनको क्वांटिफायर के बारे में बताया था। जैसा कि आप जानते हैं क्लासिकल स्क्वायर में ए, ई, आई, ओ, ये 4 चीजें ही हैं जिस पे पूरा मेजरमेंट होता है। ए जिसका मतलब है आपका जो पॉजिटिव यूनिवर्सल है, ए
निगेटिव यूनिवर्सल है आई, है ना, यही बताया था ना आपको, ए हो गया यहाँ पे पॉजिटिव यूनिवर्सल, निगेटिव यूनिवर्सल, यहाँ पर आ गया आई पर्टिकुलर पॉजिटिव या अफर्मेटिव या पर्टिकुलर निगेटिव, जिसको कहते हैं हम ओ कहते हैं। हमने इनकी क्वांटिफायर आपको बताए थे। अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, लॉजिकल रीजनिंग हम लोग देखेंगे, तो ये चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। सीधी सी बात यहाँ पर ये समझ लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने मूड एंड फिगर के बारे में पूछा है। तो पहला है ऑल, मैंने क्या बताया था, यहाँ पर सार्वभौमिक जहाँ पर पॉजिटिव है, यूनिवर्सल पॉजिटिव है, उसका साइन क्या होता है, ऑल, एवरी, ये सब कैसा है आपका यूनिवर्सल पॉजिटिव है। सम एम आर एस, सम कहाँ लगेगा हमारा, पर्टिकुलर में लगेगा, लेकिन यहाँ पर सम लग सकता है, फ्यू लग सकता है, लेकिन जब उसके साथ सम के साथ नॉट भी लग जाए तो ये कैसा होगा, पर्टिकुलर निगेटिव होगा। यहाँ लिखा है ऑल, ऑल का मतलब हो गया ए, ऑल का मतलब हो गया पहला हमारा क्या बना, मूड ए, फिर एम आर एस, तो ये हमारा क्या बना, ये हमारा बना आई, क्यों, क्योंकि पर्टिकुलर पॉजिटिव है। सम एस आर पी, ये भी पर्टिकुलर पॉजिटिव है। ए आई आई, ए आई आई इसमें से कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, यानी सीधे से ही आप आंसर इस क्वेश्चन का लगा सकते हैं। पहला ही ऑप्शन 3 है, तो देखा जाए पहले ही ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन से आप पूरा निकाल सकते हैं। दूसरे में लिखा है नो, नो क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है, एवरी ऑल आ गया आपका यूनिवर्सल पॉजिटिव में, निगेटिव में आएगा नो, तो ई हो गया। सम एस आर नॉट एम, नॉट लग गया सम के साथ में, दूसरे में भी सम के साथ नॉट लग गया, तो वो क्या हो जाएगा, ओ, यानी आपका जो सेंटेंस बनेगा ई ओ ओ, ये वाला सेंटेंस बनेगा। ठीक है, ऑल पी आर एम, ये भी आपका क्या हो गया, ए, ऑल एस आर एम, ये भी ए, ऑल एस आर पी, ये तीनों ही चीजें किस में आई, ट्रिपल ए में, तो ये संख्या बन गई हमारी, ये संख्या बन गई हमारी, दो तीनों ही ट्रिपल ई है। एक मिनट, यहाँ पर सी ऑप्शन में यहाँ पर दिख रहा है ट्रिपल ए टू, एक मिनट रुकिएगा। अच्छा, डी ऑप्शन में देखिए जरा, सम पी आर एम, सम एस आर एम, सम एस आर पी, ठीक है, ये तीनों है आई, तो डी का ऑप्शन होना चाहिए 3, यहाँ पर ऑप्शन गलत दिए गए हैं, यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है। क्यों ऑप्शन गलत है, अगर ऑल यहाँ पर आ गया, ये इसका तो सही है, इसका ऑप्शन जो है हमारा क्या था, इसका ऑप्शन ऑल, यानी हमारा ए हो गया, ए आई आई, तो ये हो गया हमारा कौन सा, अच्छा रुकिए, हमें लग रहा है यहाँ तो नहीं गलती हो गई, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, एक मिनट ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे, पहला सेंटेंस ए आई आई 3, यानी यहाँ पर डी ऑप्शन, एक मिनट देखते हैं, डी ऑप्शन बिल्कुल सही, डी ऑप्शन ही है, यहाँ पे सेम चीज है। यहाँ पर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 4, नो एम आर पी, सम एस आर नॉट एम, सम एस आर नॉट, तो ये किस में चला गया हमारा, नो आ गया, ई से स्टार्ट होते हुए, ये पहले का हमने बनाया है, इसको हम एक बार इरेज कर देते हैं। ठीक है, ये पहला जो हमारा ऑप्शन है वो है 4 वाला ऑप्शन जो यहाँ पर है, फिर दूसरा जो हमारा ऑप्शन है ई ओ ओ है, यानी हमारा नंबर 1 पे आएगा, ऑल, ये सारी चीजें आ गई हैं, तो ये हमारा सेंटेंस 2 बना है, 4 1 2, और लास्ट का ये जो है सम एसएस वाला, ये ऑप्शन 3 में आएगा, तो उसी हिसाब से हमारा जो बनेगा वो होगा डी। अभी लॉजिकल रीजनिंग की क्लास होगी, तो वो जैसे जैसे हम यूनिट आगे बढ़ाएंगे तो ये चीज भी क्लियर कर देंगे। अभी मेन यहाँ पर मूड अगर आपने निकाल लिया, फिगर आपको ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हालांकि हम ये दोनों ही चीजें आपको समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4, देखिए कितने कौन से बेस क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी विशेषताएं सतत विकास की हैं। इन्होंने पूछा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी कहते हैं, उसकी विशेषताएं पूछी। पहली है प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में अंतर पीढ़ीगत समानता, समाज में प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत वितरण, पर्यावरण की कीमत पर आर्थिक विकास, और समाज द्वारा गैर नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग में कमी। इनमें से कौन सी एसडीजी की विशेषताएं हैं, ऑप्शन चुनना है आपको यहाँ से। कुछ लोग यहाँ से ऑप्शन देते हैं, ऐसा नहीं है, इन ऑप्शन को इससे निकालना है आपको।
तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, सही आंसर देखिएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर डी, ए बी एंड डी। पहला, सतत विकास की विशेष, सतत यानी कंटिन्यू, जो हमारा डेवलपमेंट होगा कैसे होगा, जब हम प्राकृतिक साधनों का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे जिससे कि अंतर पीढ़ीगत समानता होगी, दूसरे भी उस चीज का यूज कर पाए। दूसरी चीज आती है, समाज में प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत वितरण होना चाहिए। और डी, समाज में गैर नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग में कमी लानी चाहिए। कैसे संसाधन या रिसोर्सेज यूज करने चाहिए जो रिन्यूएबल हो, जिसको हम बार बार यूज कर सके। तो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सी व्यवहारिक क्षमता शिक्षार्थी के भावात्मक क्षेत्र से संबंधित है। अब ये एक तरीके से ब्लूम से भी आप मान सकते हैं क्वेश्चन। सही आंसर बताएंगे क्या होगा। इनमें से कौन सी व्यवहारिक क्षमता, बिहेवियरल एबिलिटी इज एसोसिएटेड विद अफेक्टिव डोमेन ऑफ अ लर्नर, evaluation, synthesis, characterization या skilled movement। क्वेश्चन नंबर 5, करेक्ट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सी, कैरेक्टराइजेशन। जहां पर उसकी व्यवहारिक क्षमता, उसकी चरित्र या कैरेक्टराइजेशन की बात कर सकते हैं। संज्ञानात्मक क्षेत्र में जहां उसके हम माइंड को देखते हैं किस तरीके से वो चीजों को क्रिएटिव थिंकिंग का यूज कर रहा है। साइकोमोटर का मतलब है वो गतिविधियां कैसी कर रहा है, बॉडी अपना मूवमेंट या उसके थ्रू, स्किल्स के थ्रू काम कर रहा है। लेकिन जहां पर भी अफेक्टिव चीजें आएंगी वहां उसका ओपिनियन, वैल्यूज, कैरेक्टराइजेशन आएगा। तो सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 6, वो द्रव जो लैंडफिल से होकर गुजरता है और जिसमें से घुले हुए और निलंबित पदार्थ निकल जाते हैं को क्या कहा जाता है। लिक्विड दैट passes through the landfill and that has extracted, dissolved and suspended matter from its called एक्टिवेटेड स्लज, लिचेट, अल्ट्राफिल्ट्रेशन या रिफ्यूज या मना कर देना। ये क्वेश्चन कौन सी यूनिट से है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लिचेट। लैंडफिल से होकर गुजरने वाला वो द्रव जो घुले हुए और निलंबित पदार्थों को अपने साथ बाहर निकाल देता है उसे लिचेट भी कहा जाता है और इसे हिंदी में निक्षालन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आईसीटी का क्वेश्चन है, विच इज नॉट अ वैलिड फाइल फॉर्मेट फॉर इमेजेस। हर एक चीज का यहाँ पर फाइल फॉर्मेट होता है, चाहे डॉक्यूमेंट हो, चाहे इमेजेस हो, सॉन्ग हो। लेकिन इन्होंने कहा है कि छवियों यानी इमेजेस के लिए इनमें से कौन सा वैध फाइल प्रारूप नहीं है। डॉट बीएमपी, डॉट जेपीजी, डॉट टिफ या डॉट डब्ल्यूएवी वेव। क्वेश्चन नंबर 7, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। एक मिनट, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी नहीं, ऑप्शन नंबर ए होगा बीएमपी। ऑप्शन गलत है यहाँ लिखा हुआ है, बट सही आंसर है बीएमपी, बिट मैप। बिट मैप नहीं नहीं, बिट मैप भी है, जेपीजी भी है और टिफ भी है। वेव साउंड के लिए होता है, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन ही सही है। एक मिनट, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है डी। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, डी ऑप्शन साउंड के लिए यूज होता है डॉट वेव। बीएमपी बिटमैप इमेज फाइल फॉर्मेट जिसमें तस्वीर पिक्सल के रूप में सेव होती है। टिफ टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट इमेज फॉर्मेट है, प्रिंटिंग प्रोफेशनल ग्राफिक्स में यूज होता है। जेपीजी, जेपीईजी सामान्य इमेज फॉर्मेट है, मोबाइल और कैमरा से ली गई तस्वीरें जेपीजी में भी होती हैं। इस समय जेपीजी, पीएनजी, टिफ या बीएमपी के फुल फॉर्म भी आ रहे हैं। डॉट वेव ऑडियो साउंड में यूज होता है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर प्रारूप नहीं है किसका, इमेजेस का। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा पदार्थ प्रदूषक होने के साथ साथ ग्रीन हाउस गैस भी है। कितनी ग्रीन हाउस गैसेस कही गई है, 6 कही गई है, ठीक है ना, 6 मानी गई है ग्रीन हाउस गैसेस। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस भी है और साथ ही प्रदूषक भी है, पोलूटेंट भी है। N2O, CO2, O3 या NO2। क्वेश्चन नंबर 8, करेक्ट आंसर है CO3, जिसे हम ओजोन भी कहते हैं। क्राइटेरियन एयर पोलूटेंट
यानी क्राइटेरिया एयर पॉल्यूटेंट उन प्रमुख और आम वायु प्रदूषकों को कहते हैं जो स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक है। इन्हें क्राइटेरिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके नियमन यानी रेगुलेशन का आधार स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़े वैज्ञानिक होते हैं। O3 यानी ओजोन, विशेष रूप से जमीनी स्तर की ओजोन, एक क्राइटेरिया एयर पोल्टेंट होने के साथ साथ एक ग्रीन हाउस गैस भी है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। एजुकेशन कमीशन से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आ रहा है, देख लीजिए कैसे क्वेश्चन आते हैं। हायर एजुकेशन में कमीशन ऑन एजुकेशन पे शिक्षा आयोग और उनकी रिकमेंडेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, नॉलेज कमीशन ज्ञान आयोग और माध्यमिक शिक्षा आयोग जिसको मुदालियार आयोग भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्शन मैचिंग में आपको देने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सही आंसर देखिए ऑप्शन नंबर ए होगा। शिक्षा आयोग की रिकमेंडेशन इनमें से कौन थी? भारत शिक्षा सेवाओं का निर्माण करना। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की बात करें तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना आजादी के बाद का पहला आयोग था, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। ज्ञान आयोग किसके द्वारा लाया गया? सैम पित्रोदा के द्वारा लाया गया था और इसका क्या कहना था कि उच्च शिक्षा के लिए एक स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण की स्थापना होनी चाहिए। और अगर बात करें माध्यमिक शिक्षा या मुदालियार आयोग की, तो मुदालियार माध्यमिक शिक्षा की बात है तो 12वीं कक्षा विश्वविद्यालय से संबद्ध होनी चाहिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय ऋण ढांचा जिसे हम एनसीआरएफ या नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क भी कहते हैं के तहत क्रेडिट गणना के लिए कुल मिलाकर एक क्रेडिट या एक ऋण में क्या कितने घंटे होने चाहिए, यानी एक क्रेडिट इक्वल टू कितने घंटे होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं हम क्रेडिट को। चाहे आप स्वयं कोर्स कर रहे हैं तो वहां पर भी क्रेडिट काउंट होते हैं, तो क्रेडिट, एक क्रेडिट का मतलब कितने घंटे आपने पढ़ाई करनी है, 30, 40, 45 या 60 घंटे। ये कितने होते हैं? एक हफ्ते में मेजर किए जाते हैं। 1 वीक में आपने कितने घंटे पढ़ाई करी है। क्वेश्चन नंबर 10 सही आंसर है ए, 30 काल्पनिक शिक्षण घंटे। ठीक है, एक क्रेडिट में 30 नेशनल लर्निंग आवर्स क्रेडिट सिस्टम होता है। आमतौर पर एक पूर्ण शैक्षणिक वर्ष में 40 क्रेडिट के बराबर होता है, लगभग 1200 नेशनल लर्निंग आवर्स। ठीक है, अगली नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। यहां पर आपको लगाना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, स्वयंमुख, ओपन एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन, कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन या क्रेडिट ट्रांसफर थ्रू एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 11, यानी ये कब आया है उसको ईयर में आपको बताना है। ईयर आपको याद होना चाहिए, बाकी चीजें सीक्वेंस में लगानी है कि इनमें से कौन सी चीज कितने समय पर हुई है। क्वेश्चन नंबर 11 सही आंसर देखिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले क्या आया? पत्राचार शिक्षा आई, जो कि 1840 में आई सबसे पहले। फिर दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन 1960 में। ओपन एजुकेशन की बात करें तो वो हमारी आई कोरेस्पोंडेंस की। अगर हम बात करें, कोरेस्पोंडेंस हो गया हमारा, कोरेस्पोंडेंस के बाद डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस के बाद ओपन हो गया 1960 में। स्वयं या मुक्त की बात करें तो 2008 में आया। और एकेडमिक क्रेडिट बैंक के माध्यम से क्रेडिट हस्तांतरण की बात करें, एबीसी आया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बाद में 2021 में। क्वेश्चन नंबर 12, आईसीटी का एक क्वेश्चन है कि रोम एक गैर वाष्पशील मेमोरी है, बिजली बंद करने पर रोम की सामग्री नष्ट नहीं होती। वोलाटाइल मेमोरी के बारे में पूछा गया है। रोम और रैम प्राइमरी मेमोरीज है और इसमें इन्होंने ये पूछा है कि अगर रोम की बात करें, रोम गैर वाष्पशील है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी है और जब लाइट चली भी जाती है तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सामग्री नष्ट नहीं होती। सही आंसर ए, दोनों ही चीजें सही है और सही व्याख्या भी है। क्यों? क्योंकि रोम में डेटा स्थायी रूप परमानेंट रहता है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी है और क्योंकि नॉन वोलाटाइल है तो लाइट चली भी जाती है तो उसमें
प्रॉब्लम नहीं आती। जबकि रैम की बात करें तो रैम कैसी होती है, रैम वोलाटाइल मेमोरी है, ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। क्वेश्चन नंबर 13, मैथ रीजनिंग का एक क्वेश्चन दिया गया है, नंबर दिया गया है और पूछा गया है इसके कोड। ये रीजनिंग और मैथ्स का मिला जुला क्वेश्चन है। संख्याएं दी गई है, 4 है, 5 है, 7 और 11, और इनको जिस तरीके से 4 को मैच किया गया है यहाँ पे, सेम वही सीक्वेंस सीरीज इन्होंने बाकी चीजों में भी लिया। तो किस तरीके से यहाँ पर सॉल्व किया गया है, किस तरीके से सॉल्व किया गया है, यहाँ पे हर एक का क्या किया गया है, पहले क्यूब लिया गया है और क्यूब लेने के बाद उसमें क्या जोड़ा गया है, 1 जोड़ा गया है। जैसे कि 4 की अगर हम बात करें, 4 को क्यूब करिए कितना हो जाएगा, 64, 64 में 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। ऐसे ही बाकी चीजों को भी जोड़ा गया है, तो ए ऑप्शन है। ठीक है, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 7 का क्यूब, 11 का क्यूब निकाला है। क्यूब का क्या मतलब है, 3 बार 4 को जोड़ दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी, 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आंसर आएगा, 64 आएगा। उसमें इन्होंने 1 को प्लस किया। सेम ऐसे ही 3 बार 5 को क्यूब मतलब 3 बार आपको जोड़ना है। अगर स्क्वायर लिखा होता है, अगर मान लीजिए 5 स्क्वायर लिखा होता है तो 2 बार जोड़ना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, अरेंज द फॉलोइंग इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ पर एग्जाम में हमेशा ये ध्यान रखिएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा गया है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पर पूछा है कि घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी जो सबसे बड़ी जिसमें प्रोसेसिंग पावर है, सबसे ज्यादा जिसमें है, उसको पहले लिखिए, फिर छोटे में चलते जाइए, क्योंकि हमने क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। जो सबसे छोटा होगा उसको लास्ट में लिखना है। तो सबसे ज्यादा पावर किसमें है, किसमें प्रोसेसिंग क्षमता सबसे ज्यादा होती है, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। सबसे अगर हम बात करें, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर, तेज गति, अधिक प्रोसेस डेटा की क्षमता, तो सबसे पहले सुपर कंप्यूटर लगाएंगे। मेन फ्रेम जैसे बैंक, रेलवे हो गया, जहां पर उनका खुद का एक सुपर कंप्यूटर होता है, तो फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया। मिनी कंप्यूटर मध्यम क्षमता वाले कंप्यूटर होते हैं। और फिर सबसे लास्ट में आता है माइक्रो कंप्यूटर, इसी वजह से उसको लास्ट में लगाए। क्यों, क्योंकि ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में डी पहले आ जाएगा। चलिए यहाँ पर अभी एंड करते हैं, लेकिन उससे पहले जिन्होंने भी भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए, आप हमारे कोर्स को ले सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक हमारे होम सेक्शन पर आपको मिल जाएगा यूट्यूब में। साथ ही साथ यहाँ पर पोस्ट में कंटिन्यू क्विज चल रहे हैं, आप उन क्विजेस को भी ले सकते हैं। कोर्सेज अवेलेबल है, एप्लीकेशन को, इंस्टाग्राम को, फेसबुक हो, व्हाट्सएप चैनल, सबकी लिंक यहाँ पर मेंशन है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। नियोजित प्रचार जो संभावित मीडिया उपभोक्ता बाजार से स्वतः स्फुरित रूप से और तेजी से, मौखिक रूप से, लेकिन सोशल नेटवर्क साइटों के माध्यम से भी फैलता है, उसे हम क्या कहते हैं, फैलता है, वायरल होता है। कैसे वायरल होता है, plant publicity that is spread spontaneously and rapidly by word of mouth, but also by social network sites throughout a potential media consumer market refers to, फैल रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी फैल रहा है, मौखिक रूप से फैल रहा है, तो क्या होगा, वायरल एडवर्टाइजमेंट। संभावित मीडिया उपभोक्ता बाजार में मौखिक रूप से यानी वर्ड ऑफ माउथ और सोशल नेटवर्क साइटों के माध्यम से तेजी से फैलने वाला नियोजित प्रचार वायरल मार्केटिंग कहलाता है। ऐसी रणनीति जिसमें संदेश बहुत तेजी से फैलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 रीजनिंग का एक क्वेश्चन है आपके सामने। 4, 36, 252 और 1260 के बाद में पूछा है इन्होंने क्या आएगा। जिनको भी क्वेश्चन समझ में आ रहे हो वो कमेंट जरूर करते चलेंगे। देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। 4, 36, 252 और 1260। यहाँ पर क्या किया गया है, 4 का मल्टीप्लाई 9 में किया गया है, यानी यहाँ पर 9, 7, 5, 3, 9, 4 9 जा 36, 36 को 7, 252 का 5, यानी ऑड नंबर से यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन यहाँ पर 3, 5, 7, 9 ऑड नंबर है, ऑड नंबर से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। 16 के बाद 17 कम्युनिकेशन से एक क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग लेवल ऑफ कम्युनिकेशन इन द सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए सबसे व्यक्तिगत स्तर से शुरू करते हुए। इंटर ग्रुप, इंटरपर्सनल, इंट्रा ग्रुप, इंट्रापर्सनल और इंस्टीट्यूशनल संचार के लेवल है और उनको कॉम्प्लेक्सिटी यानी जटिलता के क्रम में व्यवस्थित करना है और सबसे व्यक्तिगत स्तर से शुरू करते हुए। सबसे व्यक्तिगत कौन सा हो गया? पर्सनल। सबसे पर्सनल इनमें से कौन सा है? वहां से स्टार्ट करना है। तो देखिए आंसर ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले क्या आएगा? इंट्रापर्सनल, हम खुद से बात कर रहे हैं। सबसे पहले इंट्रापर्सनल, व्यक्ति का खुद से संवाद। पारस्परिक, जिसे हम इंटरपर्सनल कहते हैं, दो व्यक्तियों के बीच। इंट्रा ग्रुप की बात करते हैं, एक ही समूह के भीतर कई लोगों के बीच में। और अंतर समूह क्या होता है? अलग अलग समूहों के मध्य यहाँ पर बात होना। तो यहाँ पर सही आंसर डी, क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18, कम्युनिकेशन के शोर के प्रकार या बैरियर, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल या फिजियो, यहाँ पर हो गया शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सेमेंटिक, फिजियोलॉजिकल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, यहाँ पर सेमेंटिक। अलग अलग है, यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ी सी गलती लग रही है मुझे थोड़ा सा। चलो आंसर को देखते हैं। वर्ड्स नॉट अंडरस्टूड, फैटिक, प्रीजुडिस या फिर ब्राइट लाइट्स। शारीरिक, भौतिक, मनोवैज्ञानिक, सेमेंटिक। आपको पता है कि इस मैचिंग में अगर एक से दो ऑप्शन भी आ गए आराम से कर पाएंगे। सेमेंटिक जहां पर शब्द आपको समझ नहीं आ रहे, शब्दार्थिक जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर डी का सीधा आंसर आ गया 1। फिर आ गया साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल का क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताते चले। चमकदार रोशनी, ये किस में जाएगी? पूर्वाग्रह, थकान। 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, शारीरिक थकान। अगर हमारा शरीर थका हुआ है तो हम पढ़ नहीं पाएंगे या संचार नहीं कर पाएंगे। भौतिक, हमारी मान लीजिए कमरे की रोशनी कम है, हमें चीजें प्रॉपर नजर नहीं आ रही, तो भौतिक में आता है यानी फिजिकल में। मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल की बात करें तो पूर्वाग्रह, दिमाग में हमने पहले ही कोई चीज को सोच लिया कि ऐसे होगी या वैसे होगी। सेमेंटिक, जब हमें शब्द ही समझ में नहीं आ रहे। संचार की बाधा भी है, संचार में शोर के प्रकार भी है। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि इनमें से कौन सी एक स्क्रिप्टिंग भाषा है। स्क्रिप्ट अगर हमें लिखनी है तो उसके लिए हम किस चीज का यूज करेंगे? फोर्ट्रॉन 95 का, कोबोल, C++ या विजुअल बेसिक का। क्वेश्चन नंबर 19 सही आंसर देखिए ऑप्शन नंबर डी, विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक को स्क्रिप्टिंग या उच्च स्तरीय उपयोग में आसान प्रोग्रामिंग भाषा माना जाता है, जिसका उपयोग तेजी से एप्लीकेशन विकसित करने के लिए किया जाता है। जबकि फोर्ट्रॉन और कोबोल वैज्ञानिक और व्यावसायिक एप्लीकेशंस के लिए यूज होती है। C++ संकलित सामान्य उद्देश्य भाषा है। विजुअल बेसिक को स्क्रिप्टिंग से जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, इस तरीके की डेटा जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी करवाए थे, लेटेस्ट 2025 का डेटा भी करवाया था, अभी भी जो एग्जाम होगा उससे पहले लेटेस्ट डेटा हम आपको करवाएंगे एनर्जी से रिलेटेड। तो यहाँ पर पूछा गया है कि अगस्त 2025 तक सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। किसको? स्टेट्स को, डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी जिसमें ज्यादा सोलर पावर है, जिसमें ज्यादा है उसको पहले लिखना है, बाकी जो सबसे छोटा है उसको लास्ट में लिखना है। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, किसमें सौर ऊर्जा सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रही है, कौन से स्टेट में इस समय, उसको आपको सबसे पहले लिखना है। क्वेश्चन नंबर 20 सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज्यादा सूर्य ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त होने वाली प्रकाश और ऊष्मा, जिसे सोलर पैनल या पीवी सेल या सोलर थर्मल सिस्टम के माध्यम से बिजली में बदला जाता है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अगस्त 2025 में राजस्थान में 35 से 36 जीबी गीगावाट, गुजरात में जो दूसरा है 24 से 33, फिर महाराष्ट्र में 17 से 21 और फिर तमिलनाडु का जो पावर है सोलर एनर्जी में 11 से 24 गीगावाट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 20 के बाद। चलिए 20 हो गए हैं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। अभी ये क्वेश्चन समझ लीजिए, 20 क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं आपको यहाँ पर कंप्लीट 31 दिसंबर के। जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए, हमारे नोट्स एंड लर्न पर कोर्स अवेलेबल है पेपर 1 का, उस कोर्स में भी ले सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर चाहिए तो क्वेश्चन पेपर के लिए भी एक अलग कोर्स है, वो आप ले सकते हैं। बाकी आपकी कोई क्वेरी हो एग्जाम से रिलेटेड, या फिर आपको और किस डेट का क्वेश्चन पेपर चाहिए, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को एक बार लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। टेक केयर, गॉड ब्लेस।